हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का बिजनेस क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्लासेस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें सारा रिप्रोडक्शन सारा जो हमारी क्लास है, जिसमें लैंगिक अलैंगिक पुष्पों में और लैंगिक जनन अलैंगिक जनन और किस टाइप से लैंगिक जनन की विधियां होती है, अलैंगिक जनन की विधियां होती है, ये सारी विधियों के बारे में हम समझेंगे। तो आज हमारा जो फाइनली आज हमारा जो आज की जो क्लास रहेगी ये रिप्रोडक्शन या प्रजनन या जनन से रिलेटेड रहेगी। तो आप इस क्लास के साथ बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। अगर एक क्लास में यदि ये कंप्लीट नहीं होता है तो हम दूसरी क्लास लेंगे, दूसरी नहीं तो तीसरी, ऐसे पूरी कंप्लीट 1 by 1 क्लासेस चलेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवों में जनन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं क्या है हमारे पास, जीवों में जनन, ठीक है। टॉपिक नाम है हमारे पास जीवों में जनन। ये ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आज सिंपली भाषा में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन। चलिए, या इसको सिंपल में जनन लिख सकता हूं या रिप्रोडक्शन लिख सकता हूं, जनन या रिप्रोडक्शन। सभी जीवों में देखते हैं जनरली हम लोग, ठीक है। यह है रिप्रोडक्शन। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, आज हम जनन के बारे में फुल डिटेल ले रहे हैं, जिसमें देखिएगा ये जो जनन है, जनन में एक्चुअल में होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है और इसकी क्या क्या मेथड होती है, ठीक है। तो आप ह्यूमन में पढ़ेंगे, सभी प्रकार के अलैंगिक पौधों में किस टाइप से होती है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, और अभी कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे मोनेरा में किस टाइप से होगा, प्रोटिस्टा में किस टाइप से होगा, कौवा, जंतु, एनिमल, सबके बारे में पढ़ेंगे, पादप के बारे में भी, ठीक है। तो सबसे पहले जनन। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि हमको जनन की जरूरत ही क्यों पड़ी, ठीक है। मैं आपको बता दूं, हर एक जीव का एक जीवन काल होता है, हर एक जीव का एक जीवन काल होता है। यदि वो अपनी एज तक जीता है और वो एक निश्चित समय होने के बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है या डेड हो जाता है, ठीक है। हर एक जीव, ठीक है। हर एक जीव की खासियत होती है कि एक उनकी कोई लाइफ स्पैन मतलब समय अवधि होती है, उस समय अवधि तक ही वो जी पाते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। तो इस धरती को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इस दुनिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको अपने समान एक कॉपी करके देना होता है ना। हमें अपने समान एक दूसरा जीव बना के देना पड़ता है या फिर प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर हम लोग अपने समान संतान उत्पन्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये दुनिया नहीं चलेगी। इस दुनिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जनन बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। तो आपको यदि बोलेगा, देखिएगा, सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, जनन के बारे में। तो जनन पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें और बताता हूं, ठीक है। हेलो हेलो, चलेगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जनन। तो जनन से पहले थोड़ी दो चीजें और जान लीजिए, एक दो चीज। जैसे हमारे पास है, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले हमने देखी जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं समय अवधि। मतलब कोई भी जीव ऐसा होता है कि अपनी जीवन को जीता है और एक समय बाद वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो सबसे पहले मरने से पहले या समाप्त होने से पहले वो क्या काम करता है, अपने समान एक संतान उत्पन्न करके जाता है। क्यों? क्योंकि इस धरती को सुचारू रूप से चलाना रहता है, ठीक है, चलेगा। तो एक होता है जीवन अवधि, क्या होता है, या इसको बोलते हैं समय अवधि, क्या बोल सकते हैं इसको अपन लोग, क्या, जीवन अवधि, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, चलने दीजिए, चलिए। सबसे पहले एक जीवन अवधि, ठीक है, जीवन अवधि, या इसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पैन, ठीक है, चलेगा।
तो जीवन अवधि क्या होती है? देखो, कोई भी जीव है, उसने जन्म लिया है तो निश्चित ही मरेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो समाप्त होगा। ठीक है, तो किसी भी जीवों की जन्म से लेकर, किसी भी जीवों में बोल सकते हो, किसी भी जीवों में उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को, मतलब उसकी जो नेचुरल डेथ होगी तब तक के जो समय होता है उसको बोलते हैं इसका, उसी जीव का जीवन अवधि। ठीक है, एक बार फिर से क्या बोला बेटा कि यदि मान के चलो कोई जीव है, अगर वो 10 साल जीता है, या फिर जैसे हम लोग इंसान है 70 से लगभग 75 साल हम लोग जीते हैं, है ना, 70 से 75 ईयर लगभग हम लोग सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी? जीवन अवधि, है ना। मतलब मैंने जब से जन्म लिया हूं और जब तक मैं मर जाऊंगा, मतलब मेरी प्राकृतिक मृत्यु होना चाहिए। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? नेचुरल डेथ होना चाहिए। मुझे मेरी जो एक्चुअल में मेरा मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है, जब तक जो चल रहा है तब तक का जो समय है ना, अगर मेरी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस खत्म हो गई है, हाथ पैर काम करना बंद हो गया, मतलब शरीर अपने आप में धीरे धीरे से नष्ट होने लग जाता है, तब तक वो मतलब वो प्राकृतिक मृत्यु होती है। नेचुरल मृत्यु मतलब जो अपने आप डेथ होती है। ठीक है, और जो आकस्मिक घटना मतलब कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक्सीडेंट से मरा वाला नहीं बोलेंगे हम लोग, एक्सीडेंट से किसी की डेथ हुई वो नहीं, है ना। मतलब किसी भी जीव में उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय का, मतलब किसी भी जीवों में उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम क्या बोलते हैं? इसका जीवन काल या जीवन अवधि या लाइफ स्पैन। ठीक है, देखो एक बार फिर से लिख के दिखाता हूं। किसी भी जीवों में, किसी भी जीवों में जन्म से लेकर, किसी भी जीव में उस जीव का जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक का समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलना चाह रहा हूं? कोई भी जीव है, कोई भी जीव यदि वो जन्म ले रहा है तो निश्चित ही मरेगा, एक न एक समय आएगा मर जाएगा। ठीक है, तो किसी भी जीव में उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम उस जीव का जीवन काल कहते हैं। ठीक है, या फिर उसे बोलते हैं हम लोग लाइफ स्पैन। ठीक है, तो हर एक जीव की एक जीवन काल होता है, जीवन अवधि होती है ना। वो उसी समय तक जी सकता है, क्योंकि देखो मनुष्य है 70 से 75 साल जीता है भाई। अगर हम इसकी बात करें, कुत्ते की बात करें तो 20 से 25 साल वो भी जीता है। हाथी की बात करें तो वो 70 से 75 साल, 60 से 65 साल लगभग जीता है। घोड़े की बात करें तो 50 से 60 साल जीता है। ठीक है, धान ही देख लो, 3 से 4 महीने में धान भी आ जाती है, उसका भी जीवन अवधि हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि प्रत्येक जीव जो होता है एक जन्म लेता है और उसके बाद एक निश्चित समय होने के बाद प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो इस बीच के समय को हम क्या बोलते हैं? जीवन काल। होपफुली आपको याद होगा कि किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ जीवन अवधि दिखा देता हूं किसका किसका कितना होता है। तो जैसे देखो, जैसे हमारे पास है हाथी का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं हम लोग? हाथी का। सबका जीवन अवधि देखते हैं, जीवों की जीवन अवधि। जैसे मैं सबसे पहले ले लिया हाथी। ठीक है, हाथी की जीवन अवधि कब तक होती है या कब तक इसका समय रहता है? इसको बोल सकते हैं 65 से 70 साल, है ना, 65 से 70 साल। ठीक है, ये लीजिएगा। वही मानव का लीजिए, मानव हम लोग, हमारा जो जीवन अवधि रहती समथिंग 70 से 75 साल रहती है।
हाँ, खान पान वो अलग बात है, उनका रहन सहन वो अलग बात है, वो किस टाइप से अपनी एक्टिविटीज रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वो बाहरी वातावरण है, लेकिन एक एवरेज अगर हम लोग मानव की अगर हम मृत्यु की बात करें या निश्चित डेट बोले तो वो लगभग 70 से 75 साल होता है। ठीक है, चलेगा। गुलाब की बात करें, एक गुलाब 5 से 7 साल जीता है, तो लगभग साल है ना, यहाँ ईयर लगा देना ना, ये साल है। ठीक है, ये भी साल है। चलेगा, ठीक है। तो हाथी हमारे पास कितना साल जीता है? 65 से 70 साल जीता है। मानव 70 से 75 साल जीता है। गुलाब 5 से 7 साल जीता है। ठीक है, और भी देख लीजिएगा, जैसे हमारे पास है कुत्ता, है ना, जैसे हमारे पास है कुत्ता, कुत्ता बोले तो डॉग, है ना, कुत्ता हमारे पास 20 से 25 साल जीता है, ये भी 20 से 25 साल लगभग जीता है। ठीक है, और भी हमारे पास है, जैसे तितली है, तितली तितली लगभग हमारे पास 1 से 2 हफ्ते तक जीती है ना, 1 से 2 हफ्ते तक लगभग जीती है। ठीक है, जो हमारे पास तितली है, तितली हमारे पास 1 से 2 सप्ताह लगभग जीती है। ठीक है, ये सप्ताह की बात है। तितली जो होती है 1 से 2 सप्ताह लगभग जीती है। जैसे कौवा की बात करें, कौवा की बात करें, कौवा की बात करें तो लगभग ये 15 साल जीता है, 15 साल जीता है। ठीक है, और उसके बाद गाय, गाय की भी बात करें, गाय लीजिएगा, गाय भी वही 20 से 25 साल मान लीजिए, गाय भी लगभग 20 से 25 साल। ठीक है, और जैसे तोता ले लो, तोता, तोता की लगभग उम्र वो अलग अलग तोता है, इसकी लगभग 140 साल जीता है। ठीक है, तोता लगभग 140 साल जीता है। मगरमच्छ की बात करें तो 60 साल जीता है लगभग मगरमच्छ, लगभग 60 साल। ठीक है, चलेगा। और घोड़ा भी लगभग समथिंग 50 से 60 साल जीता है। घोड़ा, घोड़ा भी लगभग 50 से 60 साल जीता है। ठीक है, घोड़ा कितना जीता है? 50 से 60 साल। और हमारे पास और भी है, जैसे फल मक्खी बोलते हैं, फल मक्खी। ठीक है, फल की जो लगती मक्खी, फल मक्खी, है ना, फल मक्खी जो होती है ये लगभग 15 दिन, सॉरी 15 दिन नहीं, 30 दिन, लगभग 30 दिन। तो हमारे पास जो फल मक्खी है ये लगभग 30 दिन जीती है। ठीक है, और भी हमारे पास एक दो चीज, जैसे धान है, धान तो आपको सभी को पता है 3 से 4 महीने में हो जाता है इसका। धान लगभग 3 से 4 महीने में कटाई हो जाती है, मतलब इसका परिपक्व हो जाता है। ठीक है, महीना। उसके बाद कछुआ, कछुआ जो है कछुआ 100 से 120 साल लगभग जीता है, 100 से 120 साल लगभग जीता है, या फिर बोल सकते हैं 150 साल भी जी सकता है ना, 150 साल लगभग जीता, 150 साल। और भी हमारे पास जैसे बरगद है, बरगद 200 साल लगभग जीता है। ठीक है, पीपल भी लगभग 300 साल समथिंग जीता है। तो देखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझिए। देखिए ये है हमारे पास जीवन अवधि। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? जीवन अवधि। तो जीवन अवधि क्या होती है? किसी भी जीवो में उसकी
जन्म से लेकर किसी भी जीवों में उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका जीवन अवधि या जीवन काल। ठीक है, चलेगा। उसी प्रकार से ऐसा आप देखने से बना सकते हो। तो हर एक जीव का क्या होता है, जीवन काल होता है, एक जीवन अवधि होती है। जैसे हमारे पास हाथी को देखेंगे तो 65 से 70 साल जीता है ये, मानव का 70 से 75 साल, गुलाब का 5 से 7 साल, कुत्ता का 20 से 25 साल, तितली का 1 से 2 सप्ताह हो जाता है, कौवा का 15 साल, गाय का 20 से 25 साल, उसी प्रकार से तोता का 140 साल लगभग, और वही देखेंगे मगरमच्छ का 60 साल, उसी प्रकार से घोड़ा का देखेंगे तो 50 से 60 साल, और फल मक्खी का देखेंगे तो लगभग 30 दिन जीती है, धान का देखेंगे तो 3 से 4 महीना लगभग जीती है, और कछुआ जो होता है ना, वो 100 साल से 150 साल लगभग जीता है ना, बहुत लंबी उम्र रहती है। बरगद की देखेंगे तो 200 साल लगभग जीता है, उसी प्रकार से पीपल्स का भी समथिंग 300 साल लगभग जीता है वो। ठीक है, 2 सेंचुरी निपटा देता है। तो ये होता है उसका जीवन अवधि। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने सभी इसको अच्छे से 1-2 बार लिखिएगा, अपने नोट्स बनाएंगे और ध्यान से इस चीज को समझिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं हम, है ना। ये हो गया जीवन अवधि। अब आपको समझ ये आ गया होगा कि प्रत्येक जीव की जीवन अवधि होता है, वो निश्चित समय तक जीता है और कुछ समय बाद क्या हो जाता है, मर जाता है ना। अब इस दुनिया को सुचारू रूप से चलाना है तो हमको प्रजनन करना पड़ेगा, अपने समान कॉपी करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि इस धरती को सुचारू रूप से चलाना है, चाहे वो कीड़े हो, चाहे बकरी हो, चाहे जानवर हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, मतलब बोल सकते पेड़ पौधे हो, है ना, कोई भी हो, वो सब अपने समान संतान उत्पन्न करके जाते हैं और उनकी एक निश्चित समय अवधि रहती है और उसके बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए हमको क्या पढ़ना जरूरी है, रिप्रोडक्शन, जनन। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक चालू होगा जनन। ठीक है, चलिए चलेगा। अब हमारा टॉपिक है जनन। क्या है हमारा टॉपिक? जनन या प्रजनन बोल सकते हैं इसी को आप लोग, या इसी को रिप्रोडक्शन बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, चलेगा, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए मैंने जब भी आपको बताया कि प्रत्येक जीव जीवन काल तक जीता है, उसके बाद वो मर जाता है, तो उसको अपने समान एक संतान उत्पन्न करके जाना होता है। ठीक है, तो बड़ी डेफिनेशन लिखिएगा, आपको बोलेगा जनन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? जीवों में अपने समान संतान या संतति, है ना, संतान यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, सभी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, जनन। ठीक है, तो क्या हो सकते हो, किसी भी जीवों में अपने समान संतान या संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है, किसी भी जीवों में अपने समान संतान या संतति उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन। ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं जनन के प्रकार। जनन के प्रकार देखिएगा, जनन जो है, दूसरा पॉइंट, जनन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला लैंगिक जनन
लैंगिक जनन, ठीक है। दूसरा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को बोलते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल, लैंगिक को बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल, और अलैंगिक को क्या बोलते हैं हम लोग असेक्सुअल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हमारे पास कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होते हैं। तो अब देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको अलैंगिक जनन के बारे में बता रहा हूं। पहले थोड़ा सा ओरल समझ लीजिएगा, फिर मैं इसको डीपली पढ़ाएंगे इसको हम लोग, है ना। जनरली क्या होता है, देखो लैंगिक जनन क्या होता है, देखो ध्यान ध्यान समझो। लैंगिक, सबसे पहले अगर मैं उठाता हूं कौन सा वाला, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं तब बोलोगे, देखो लैंगिक, लैंगिक मतलब देखो ध्यान समझो, लैंगिक, लैंगिक है ना, इसी वर्ड में छुपा है इसका पूरी परिभाषा। देखो लैंगिक बोल रहे हैं तो इसमें दो लिंग होगा, कितना लिंग होगा? दो लिंग, है ना। लैंगिक, इसमें लिंग होगा, कितना होगा? दो लिंग। जैसे एक होगा मेल और एक होगा हमारे पास फीमेल। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं नर, और एक क्या होगा हमारे पास? मादा। ठीक है, नर होगा और एक क्या होगा? मादा। एक चीज देखिएगा, यहां पर मेल है और यहां पर क्या है तुम्हारे पास? फीमेल है। अब क्या ये दोनों सेम सेम है क्या? नहीं, ये विपरीत है ना, ये विपरीत है एक दूसरे के। कैसे है? विपरीत। अब जब इसमें क्या होगा कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। मान के चलो मानव में लेते हैं हम लोग, मानव में मान के चलो, मानव में किस टाइप से होता है, या जंतु में लगभग इसमें कैसा होता है? लैंगिक। जैसे मान के चलो मैंने यहां पर ले लिया नर और यहां ले लिया मादा। ठीक है, आप सभी को पता है कि इनमें गुणसूत्र होते हैं जो कि हमारे पास 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। इसमें भी कितना होता है? 46। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब इस 46 से ये क्या होता है कि यहां पर एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका में कैसा विभाजन होगा? ये गुणसूत्रों में कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो इसको बोलते हैं, ये नर से बनता है नर युग्मक। क्या बनता है? नर युग्मक बनेगा। और मादा से बनता है मादा युग्मक। क्या बनेगा? मादा युग्मक। ठीक है, क्या बनेगा? नर से नर युग्मक बनेगा और मादा से मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, इसी को मेल गैमेट बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में फीमेल गैमेट बोलते हैं। ठीक है, गैमेट अभी आगे सुनने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। और ये जो नर युग्मक रहता है इसी को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, शुक्राणु, अगर हम लोग मनुष्य में बात करें तो शुक्राणु, या इसी को स्पर्म, और इसको बोलते हैं हम लोग अंडाणु। क्या बोलते हैं इसको? यहां नहीं दिख रहा होगा तो यहां लिख लीजिएगा, अंडाणु। ठीक है, या इसी को बोलते हैं हम लोग ओवम। ठीक है, ओवम। चलिए, तो ये गैमेट है। यहां पर हमेशा जब भी युग्मक का जब भी निर्माण होगा वहां पर हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होगा। कहीं भी होगा है, जब भी युग्मक का निर्माण होगा तो वहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो यहां पर जब नर युग्मक का यहां होगा तो यहां हमेशा जब भी युग्मक का निर्माण होगा तो कैसा होगा? अर्धसूत्री विभाजन। तो यहां बोल देना अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, या इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन और मियोसिस होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, दोनों में कैसा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। यहां इसको अलग कर देता हूं मैं, तो इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये कितने कितने में टूट जाएगा? ये देखो इसमें 46 है, ये 23 में टूट जाएगा। ये भी कितने में टूट जाएगा? 23 में। ठीक है, वैसे तो इनकी 4 कोशिका बनती है, वो बाद में आपको समझाएंगे डिटेल में। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो नर युग्मक है, नर युग्मक मादा युग्मक के पास आएगा और ये क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? फ्यूज। फ्यूज मतलब ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, जब ये दोनों में फ्यूज हो जाएगा या संलयन हो जाएगा तो यहां पर जो निर्माण होता है वो किसका होगा? युग्मनज का। किसका निर्माण होगा हमारे पास? युग्मनज का। ठीक है,
या इसी को बोलते हैं हम लोग जायगोट। किसका हो जाएगा? जायगोट का। और जो जायगोट में जब कोशिका बन जाएगी, देखिए पहले क्या होता है, मनुष्य जो होता है वो नर और मादा, ठीक है, ये नर और मादा अलग अलग है, इनमें 46 गुणसूत्र है, लेकिन जैसे ही और सूत्र विभाजन होगा, और तो मतलब आधा आधा सूत्रों में विभाजन, मतलब यदि 46 है तो 23 में, और यदि 46 है तो ये भी 23 में। तो देखो 46 गुणसूत्र मानव में होता ही है, अगर इसको बनाएंगे तो 23 जोड़े होते हैं, तो इनका 23 और इसका 23 दोनों फिर से आकर क्या हो जाएगा? 46 बना देगा। फिर से कितना हो जाएगा? 46 गुणसूत्र हो जाएगा, और इसका निर्माण हो जाएगा तुम्हारे पास युग्मनज का। अभी एक सिंगल सेल हो गई, कितनी सेल बना लिए? ये भी सेल ही है, ये शुक्राणु की सेल है और ये वाली भी अंडाणु की सेल है, ठीक है। तो अब क्या होगा? ये युग्मनज का निर्माण हो गया, और युग्मनज में ये युग्मनज जो है, या इसको बोलते हैं जायगोट, ये जायगोट, ठीक है। ये सिंगल सेल है, और इसमें क्या होगा? कोशिका विभाजन फिर होगा। देखो यहां पर कैसा हुआ था, इनमें जो कोशिका विभाजन हुआ है नर युग्मक में, इसमें हुआ है कैसा विभाजन? असूत्री विभाजन। कैसा हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इसमें कैसा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। लेकिन अब जो विभाजन होगा, अब इसमें होगा समसूत्री विभाजन। कैसा होगा? इनमें देखिएगा, अब यहां पर जो विभाजन होगा इसमें, अब इसमें समसूत्री विभाजन होगा। मान के चलिए एक सिंगल सेल, एक कैसी है? सिंगल सेल, तो एक सेल से कितनी सेल बन जाएगी? 2 सेल। लेकिन यहां देखिएगा ये 46 में ही है, अब ये जब भी टूटेगा ना, इसमें आधा आधा विभाजन नहीं होगा, इसमें 46 का 46 गुणसूत्र दोनों में आएगा। मान के चलो ये 2, एक से कितनी बन गई? 2, 2 से, 2 से एक से कितनी बन गई? 2, 2 से कितनी बन जाएगी? फिर 2 बांटेंगे तो इससे भी एक, इससे भी एक, इससे भी एक, है ना। 4, 4 से फिर से देखोगे तो ये 2, इससे 2, इससे 2, ऐसा 2, है ना, ये इससे भी 2। 4 से कितनी बन गई? 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 80, 128, लगभग ऐसे चलते 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 मतलब कोशिका विभाजन होगा। लेकिन ये कैसा होगा? इसमें जो विभाजन होता है, मतलब जब भी युग्मनज का निर्माण होने के बाद, जब भी हमारा बॉडी का निर्माण होता है, प्रत्येक हमारा शरीर का निर्माण, कोशिका विभाजन कंटिन्यू होते रहता है, धीरे धीरे कोशिका बढ़ती रहती है, हमारा शरीर भी बढ़ते रहता है। तो ये जो कोशिका विभाजन हुआ, ये कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। कैसा होगा? समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन, या इसी को बोलते हैं माइटोसिस, ठीक है, इसी को बोलते हैं माइटोसिस। क्लियर हो रहा है? ये विभाजन को बोलते हैं हम लोग माइटोसिस। और देखो ये युग्मनज बनेगा, तो ये जब बन के तैयार हो जाएगा, तब ये थोड़ा सा भ्रूण होगा, भ्रूण, भ्रूण से थोड़ा सा और डेवलप होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? बच्चा, है ना, या शिशु बोल सकते हैं। पेट में रहता है तो शिशु, बाहर निकल गया तो बच्चा, या छोटा रहता है तो, ठीक है, ये बच्चों का निर्माण इस टाइप से होता है। फिर हमारा शरीर का निर्माण कंटिन्यू ऐसे धीरे 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 होता रहता है, और हमारी कोशिका विभाजन होगी और हमारा शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो मैं बताने का मतलब यही है। तो इसमें कैसे है? इसमें 2 विपरीत जनक पड़े, मतलब इनके लिए डिपेंड कितने करता है, मतलब यहाँ 2 चीज की आवश्यकता पड़ी, एक नर और एक इसकी मादा की, एक मेल और एक फीमेल की, ठीक है। एक इसमें किसकी जरूरत पड़ी? मेल की, और इसमें किसकी पड़ी? एक फीमेल की। तो इसमें 2 जनक आवश्यकता पड़ी। अब जनक, जनक मैं बार बार बोल रहा हूं, जनक, जनक मतलब क्या होगा? देखो ध्यान समझो, ठीक है, जनक समझिए, ये जो जनक है, जनक मतलब क्या होता है? पेरेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेरेंट। पेरेंट इसी से बनता है पेरेंट्स, पेरेंट्स से ही क्या बनता है? पेरेंट्स। पेरेंट मतलब क्या होता है? जनक। जनक मतलब होता है जन्म देने वाला, ठीक है। जैसे हम लोग को हमारे पेरेंट्स ने जन्म दिया, देखो वहां एक आदमी थे, एक रहते तो पेरेंट, अब 2 हो गए तो हम उसको बोलते हैं पेरेंट्स। तो हम जब भी हमारे माता पिता बोलते हैं तो उसको पेरेंट्स बोलते हैं, क्योंकि हमको उनको, हमें उन्होंने हमको जन्म दिया है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेरेंट्स, या इसी को बोलते हैं जनक, या जनक को भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो इसमें 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। कितने की? 2 विपरीत, एक नर और एक मादा, ठीक है। ऐसा जनन जिसमें, देखो हर बार मेरे डेफिनेशन जैसा बोल रहा हूं वैसा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है, नर और मादा की। ऐसा जनन जिसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर हुआ? लैंगिक मतलब इसमें 2 लिंग है, और जैसे मैं इसमें अलैंगिक बोलूंगा, और मतलब नहीं, नहीं मतलब नेगेटिव, उसमें 2 की नहीं सिर्फ 1 की पड़ेगी, ठीक है। तो अलैंगिक जनन, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आप लोग को यहां तक समझ आ गया होगा। मैं सबसे पहले लैंगिक जनन की थोड़ी डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है।
तो सबसे पहले लैंगिक जनन। ऐसा ऐसा जनन जिसमें जिसमें दो ऐसा जनन जिसमें जनन करने के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है। विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव ले लो, मानव में भी होता है, पादपों में भी होता है, जंतुओं में भी होता है, देखिए हम लोग भी एक जंतु है, जंतुओं में भी होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो ऐसा जनन जिसमें जनन करने के लिए दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है। जैसे मानव में भी दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती है, पादपों में जनरली क्या होता है, एक पुष्पों में लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, हमारा जब नेक्स्ट जब पढ़ाएंगे पादपों में जनन, तो पादपों में क्या होता है, लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, ठीक है। चलेगा, ये पुष्पों में होता है जनरली, ये जंतुओं में सभी जानवर, कुत्ता, बिल्ली, इन सब में क्या होता है, लैंगिक जनन, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपको लैंगिक जनन के बारे में बता दिया। अब लैंगिक जनन एक पर्टिकुलर हम पढ़ेंगे, है ना, जब इसके भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद पहले हम अलैंगिक जनन की सारी विधियां पढ़ लेंगे, उसके बाद लैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इतना मिटा देता हूं, अब हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग अलैंगिक जनन। दूसरा क्या है हमारे पास, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है, अब उसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता पड़ती थी, इसमें एक ही जनक में हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसमें मान के चलो मैंने कोई एक अलैंगिक जनन एक कोशिका जीव लिया हूं, ठीक है, एक कोशिका जीव जैसे अमीबा ले लिया हूं, हाँ, अमीबा ले लो। तो अमीबा में क्या होता है कि मान के चलो ये अमीबा है, ये अमीबा है। अमीबा ये जो रहता है इसका इरेगुलर शेप रहता है, ये क्या होती है, इरेगुलर शेप रहती है ना। यहीं पर इसका गुणसूत्र रहेगा, मान के चलो इस टाइप से ये गुणसूत्र है इसका, ठीक है। इसे यही काम करता है, ठीक है। अब इसमें इरेगुलर शेप अनियमित आकृति रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यही क्या हो जाएगी, बीच में से यही देखो ये गुणसूत्र है इसका, ये बीच में से क्या हो जाएगा धीरे धीरे, ये गुणसूत्र ये ऐसा बताता हूं आपको, ये इस टाइप से। तो इसमें क्या होगा, एक गुणसूत्र जो होता है बीच वाला, ये धीरे से डिवाइड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बीच में से डिवाइड हो जाएगा। एक गुणसूत्र क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से डिवाइड हो जाएगा, है ना, इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा, हो गया, ये डिवाइड हुआ, पहले गुणसूत्र डिवाइड हो गया। अब इसमें जो इसकी जो बाहरी परत है ये सिकुड़ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, अमीबा बीच से सिकुड़ जाएगा, अमीबा क्या हो जाएगा, बीच से सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के बाद ये इस टाइप से यहां रहता हूं, ये तीसरा करते ना,
ठीक है। अब देखिए मेन इसका क्या है, इसका गुणसूत्र है। क्या है इसका गुणसूत्र? जो गुणसूत्र रहता है यही है। देखो पहले इसका अगर गुणसूत्र डीएनए डबल हो गया या गुणसूत्र डबल हो गया, देखो एक इसमें चले गया है, एक इसमें चले गया है, एक गुणसूत्र और एक गुणसूत्र इधर चले गया है, और ये बीच में से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, एक गुणसूत्र इधर होगा, मतलब एक अमीबा ये बन जाएगी और एक अमीबा ये बन जाएगी। तो देखिएगा इससे कितनी अमीबा बन गई, ये गुणसूत्र हो गया इसका, नहीं तो गुणसूत्र ही है, क्या बोल सकते हैं इसका जेनेटिकली पदार्थ, ये है अमीबा। क्या वो है, अमीबा। अब देखिए पहले एक अमीबा थी, कितना अमीबा थी, एक अमीबा थी, ये अमीबा ले लिया मैंने, ठीक है, एक कोशिका की जीव है ये अमीबा। ये अमीबा क्या हुआ, पहले एक सिंगल था, सिंगल कोशिका थी, यही कोशिका क्या हो गई, एक सिंगल कोशिका है, यही इसके गुणसूत्र डिवाइड हुए, गुणसूत्र क्या हो गए, डिवाइड हो गए दो दो, है ना, और फिर ये बीच में से सिकोड़ने लग गई, बीच में से क्या होगा, सिकोड़ने लग गई, और इसमें दो जो केंद्रक है इसके डिवाइड हो गए, दो केंद्रक क्या हो गए, डिवाइड हो गए, और ये फिर बीच में से क्या हो गई, ये अलग हो गई। तो एक ये बन गया इसमें और ये बी ये बन गया। तो देखिएगा इससे कितनी अमीबा का निर्माण हो गया, दो अमीबा होगा। तो इसमें कितने जीवों की जरूरत पड़ी, सिर्फ एक सिंगल जीवों की जरूरत पड़ी, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही जीवों की जरूरत पड़ी, ठीक है, और एक से ही हमने क्या कर दिया, इसका रिप्रोडक्शन हो गया। देखो इसका अस्तित्व कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली देखिए ये कभी भी नहीं मरता, इसको अमर बोलते हैं, ठीक है, और इसमें कभी भी विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलेगी, अलैंगिक जनन में कभी भी विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलेगी। जैसे मानव है, मानव क्या होता है, हम लोग है जैसे जीव है, हम जब भी रिप्रोडक्शन करेंगे, जब भी हम प्रजनन करेंगे, जनन करेंगे, हम इस संसार में इतने सारे लोग हैं, है ना, तो वो हमेशा अलग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम जनन करते हैं, मान के चलो ये मैंने माता लिया हूं, पिता ले लिया हूं, या पिता ले लेता हूं और ये माता लेता हूं, ठीक है, ये माता पिता। अब माता पिता में आप लोग को पता है इसमें गुणसूत्र होता है कितना, 46, इसमें भी कितना होता है, 46, ठीक है, इन दोनों में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब देखिएगा ये जो हमारे गुणसूत्र होता है, ये हमारी पूरी संपूर्ण बॉडी बनाने के लिए, हमारे जो भी प्रॉपर्टीज है, जितने भी गुणधर्म है, मानो मेरी आवाज ऐसी है ना, मेरी आवाज बहुत अच्छी है या कर्कश है, या मेरी हाइट कम है या ज्यादा है, या मेरे हाथ ऐसे हैं लंबे हैं, या फिर मैं मोटा नहीं हूं, ये तो बाहरी आकृति पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, हमारे एटमॉस्फेयर पे भी या फिर खान पान पे भी डिपेंड करता है, लेकिन हमारा जो इंटरनली जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बाहर से जो भी दिखाई देता है, ये सारा चीज डिपेंड करता है तुम्हारे गुणसूत्र पर, ठीक है। गुणसूत्र अगर बकरी का है तो बच्चा बकरी के जैसा ही दिखेगा, है ना, इंसान का है तो इंसान जैसा ही दिखेगा, वो सारा चीज डिपेंड किस पे करता है, तुम्हारा गुणसूत्र पर, ठीक है। तो ये गुणसूत्र जब भी होता है, जब भी हम जब दो पेरेंट रहते हैं, पेरेंट बोल रहा हूं, पेरेंट्स में लगा ना, पेरेंट से मिलकर पेरेंट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने माता लिया, एक पिता लिया और ये माता लिया, ठीक है, या इसको हम माता बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, देखो जनरली क्या होता है, इसका जो 23 गुणसूत्र है, इसका 23 ये टूट जाएगा, मतलब ये 23 में टूट जाएगा, ठीक है, ये भी 23 में टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये 23 अब इसका गुणसूत्र आधा हो गया, मान के चलो आप लोग ने लाल कलर लियो और एक में लियो सफेद, एक में आप लोगों ने सफेद, अब ये लाल कलर है और ये सफेद कलर है, लेकिन दोनों कलर को मिलाओगे ना तो आपको तीसरा कलर देखने को मिलेगा, कौन सा वाला, गुलाबी, ठीक है। तो आपको देखो क्या ना, इसका थोड़ा सा गुण मिलेगा और इसका थोड़ा गुण मिलेगा, और वो एक नया ही चीज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये किसमें पॉसिबल है, लैंगिक जनन में। ये किसमें पॉसिबल है, सिर्फ लैंगिक जनन में। बात समझ आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल आ रही होगी। तो जब भी हम तीसरा कोई बनता है ना, जैसे यहाँ पर बच्चों का निर्माण होता है, ठीक है, बच्चों को जैसे ही निर्माण होगा, मैं आपको बता दूं ये हमेशा माता पिता से अलग ही दिखेगा थोड़ा, क्योंकि दोनों का मिक्स रहता है, ब्रीडिंग रहता है, ठीक है, समझ आया मेरी बात, ठीक है। इसलिए जब भी पेरेंट्स से हल्का बच्चा, जब भी कोई भी, दुनिया में इतने सारे इंसान है, लेकिन वो हमेशा अपने पेरेंट के थोड़ा थोड़ा गुण दिखाएगा। हाँ, कभी बोलते हैं हम लोग माँ पे गई है, कभी बोलते हैं पिताजी पे गया। तो ये क्या होता है, ये सारा चीज हमारे गुणसूत्र पे डिपेंड करता है ना। और वो आधा गुणसूत्र आता है तो फिर से 46 बन जाता है, तो 46 जैसे बन गया तो आधा गुण इसका, आधा गुण इसका, तो वो एक नया ही गुणधर्म प्रदर्शित करने लग जाता है, ठीक है। तो जब भी वेरिएशन देखने को मिलेगा तो ये लैंगिक जनन में ही मिलेगा, अलैंगिक जनन में कभी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी इसकी जो भी संतान होती है, इसको बोलते हैं क्लोन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, क्लोन। क्लोन का मतलब होता है हूबहू दिखाई देना। तो ये सब एक जैसे कि एक जैसे देखो, मान के चलो
आपने इस अमीबा को तोड़े, इस अमीबा से दूसरी अमीबा बनेगी दो, तो वो भी सेम टू सेम दिखेगी, इसमें कोई अलग नहीं दिखेगा। दूसरी चीज, इसकी जो भी बीमारी होगी इधर देखने को मिलेगी, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी ये देखने को मिलेगा, अगर इसमें जो भी लक्षण होगा इधर लक्षण देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी नया लक्षण आपको अलग से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पहली बात। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता पड़ती है। देखो इसमें कितने जनक की आवश्यकता पड़ी? सिंगल, एक ही जनक की। तो ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो जनरली प्रोटोजोआ में होता है, बैक्टीरिया में होता है, आप शैवाल में भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ वायरस में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होती है? ये सब चीज अमीबा, इसमें अलैंगिक जनन की सारी चीजें विधियां है। प्रोटोजोआ, अमीबा, जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ये और कुछ स्पोरो। तो ये सारी चीज क्या होती है? ये अलैंगिक जनन है। तो अलैंगिक जनन में आपको इतनी सारी चीजें देखने को मिलेगी, और ये कभी भी देखना, एक जीव से ही दूसरी जीव बनी है, तो इसमें मरने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन इंसान क्या होता है, एक समय आता मरने पड़ जाता है। लेकिन इसमें देखो, एक से दो बन गए, लेकिन इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। देखो ये तो इसका तो खत्म हो गया ना, एक नई बना लेती है। तो इस टाइप से ये अमीबा है सब। तो ये अलैंगिक जनन है। ठीक है, मैं लिखा दूं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो यहां लिख देना एग्जांपल में। देखो, ऐसा जनन जिसमें जनन के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है। इस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। कैसे जनन कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहता है। ठीक है, जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिएगा, इसका उदाहरण के लिए बात करूंगा। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे पास है जितने भी प्रोटोजोआ आ गए, प्रोटोजोआ संघ। ठीक है, प्रोटोजोआ संघ में तुम्हारे पास जैसे अमीबा, अमीबा को एग्जाम्पल दिया हूं मैंने। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और हाइड्रा भी बोल सकते हो, हाइड्रा, ईस्ट। ठीक है, कुछ प्लाज्मोडियम भी बोल सकते हो। प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ। ठीक है, ईटीसी। कुछ जंतुओं में भी होता है, कुछ पादप में भी हो सकता है, जो सरल पादप होते हैं उनमें, ईटीसी। ठीक है, समझ आ गया? ऐसा जनन जिसमें जनन के लिए एक ही जनक की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। एग्जांपल में प्रोटोजोआ संघ में से ले सकते हो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम सब ले सकते हो। जंतु, पादप, कुछ सरल पादप भी होते हैं, ईटीसी। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने दे दिया हूं, ये अमीबा। होपफुली आप लोगों को ये समझ आया होगा, है ना? अब हम अलैंगिक जनन की कुछ विधियां देखते हैं कि किस किस प्रकार से, किस प्रकार के अलग अलग जीवों में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, चलेगा, इसको मिटाता हूं। चलेगा, अब देखते हैं हम लोग अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अलैंगिक
जनन की विधियां, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां। तो सबसे पहले इसमें पहली विधि है, चलो देख लेते हैं। पहली है हमारे पास कौन सा वाला, विखंडन बोल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोल सकते हैं, विखंडन, विखंडन, ठीक है, इसको फिजन बोलते हैं, फिजन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फिजन। दूसरी मुकुलन बोल सकते हैं। दूसरी कौन सी होती है, मुकुलन, ऐसी को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग, ठीक है, बडिंग। तीसरी होती है कुंडुत भवन बोल सकते हो, ठीक है, या बीजाणु जनन बोल सकते हो, बीजाणु जनन, ठीक है, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, ठीक है। चौथी कुंडुत भवन, या इसी को बोलते हैं हम लोग रीजनरेशन, क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, ठीक है, विजनन हो गई। पांचवा विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, ठीक है। एक होती है खंडी भवन, क्या होती है, खंडी भवन, या इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। छठवा होती है हमारे पास विखंडन हो गई, मुकुलन हो गई, बीजाणु जनन, कुंडुत भवन, खंडी भवन, और एक होती है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल सकते हैं इसको हम लोग। कायिक प्रवर्धन नहीं बोल सकते इसको, कली का निर्माण बोल सकते हैं, या वही चक्कर होगी, कली का निर्माण, कली का निर्माण, ठीक है। जेम्यूल, क्या बोलते हैं इसको, जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, इंग्लिश में जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास अलैंगिक जनन की विधियां है, जिसमें मैंने सबसे पहले विखंडन देखिएगा, उसके बाद मुकुलन, उसके बाद बीजाणु जनन, फिर पुनरुद्ध भवन, फिर खंडी भवन और कली का निर्माण। इसको फिजन बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, स्पेरुलेशन, रिजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, हाँ फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल। और ये क्या है, कली का निर्माण, जेम्यूल, जेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिएगा विखंडन भी हमारे पास दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है द्विविखंडन, द्विविखंडन, और एक होता है हमारे पास बहुविखंडन। कौन सा होता है, बहुविखंडन, ठीक है, बहुविखंडन। द्विखंडन बोले तो बाइनरी फिशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बाइनरी फिजन, इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन, ठीक है, चलेगा। अब यदि मैं इस द्विखंडन की बात करूं तो द्विखंडन भी तीन प्रकार से होता है। देखो कैसे कैसे, तो जनरली ये अमीबा, पैरामीशियम, विग्लिना में देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ संघ में, ठीक है। जैसे द्विखंडन में पहला सरल द्विखंडन, ठीक है, दूसरा इसको सरल द्विखंडन बोल सकते हो, द्विखंडन, दूसरा अनुदैर्घ्य द्विखंडन, तीसरा अनुप्रस्थ
द्विखंडन। ठीक है, चलेगा। अनुप्रस्थ द्विखंडन। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, सिंपल बोल सकते हो, सिंपल बाइनरी फिशन, इसको बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, और इसको बोलोगे आप लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ठीक है, तो 3 प्रकार से होता है। अभी सरल वाला किसमें होता है? अमीबा में हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोमा भी हो सकता है। अनुदैर्ध्य जो होता है ये होता है यूग्लिना में। किसमें होता है? यूग्लिना में होता है। ठीक है, और अनुप्रस्थ जो होता है ये होता है पैरामीशियम में। इसमें होता है पैरामीशियम में। ठीक है, ये लीजिएगा। अभी हम इसके बारे में पूरा डायग्राम के साथ बताएंगे। ठीक है, चलेगा। तो आप सबसे पहले हम क्या देखते हैं? विखंडन। ठीक है, विखंडन सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं, और अलैंगिक जनन की विधियां में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विखंडन के बारे में। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। चलेगा। अब सबसे पहले हमारे पास अलैंगिक जनन की कितनी विधियां हैं? 6 विधियां मैं आपको बता रहा हूं। पहले विखंडन, उसके बाद मुकुलन, इसको बडिंग बोलते हैं, इसका फिजन, बीजाणु जनन, स्पेरुलेशन, पुंडुत भवन, डिजनरेशन, खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन, कली का निर्माण, जेमिल फॉर्मेशन। ठीक है, फिर विखंडन की 2 विधियां, द्विखंडन, बहुविखंडन, और फिर इनके द्विखंडन में भी सरल, अंधर, अनुप्रस्थ, इन सबके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमारे पास मैंने आपको 6 विधियां बताया। एक बताया था कौन सी? विखंडन या फिजन। दूसरी बताया मुकुलन, बोले तो बडिंग। तीसरी बताया आप लोग को खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन। चौथी बताया हूं पुंडुत भवन, पुंडुत बोले तो डिजनरेशन। और 5वीं कली का निर्माण, है ना, जेमिल फॉर्मेशन। और एक 6ठी बताया हूं आप लोगों को कौन सी वाली? पुंडुत भवन, खंडी भवन, तुम्हारा विखंडन, और कली का निर्माण, और मुकुलन, है ना, मुकुलन बोले तो बडिंग। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास 6 है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं विखंडन के बारे में। चलेगा। चलो, तो सबसे पहले हमारी विधि है कौन सी वाली? विखंडन। ठीक है, विखंडन। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फिजन। ठीक है, विखंडन क्या होता है? देखो, कोई भी एक जीव है, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण कर लेता है, इसी को क्या बोलते हैं? विखंडन। ठीक है, मतलब जीवों में, किसी भी जीवों में वो मात्र जीव जो रहता है, मात्र मतलब जो पेरेंट है, वो जीव से क्या हो जाता है? एक तो 2 भागों में टूट जाएगा, और वो दोनों भाग अलग अलग जीवों का निर्माण कर लेगा, या फिर जो एक जीव है उससे 2 से अधिक जीव का निर्माण हो जाएगा। तो और वो जो भी निर्माण होगा उनसे भी एक नए नए जीव का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? विखंडन। मतलब ऐसा जनन जिसमें जो जनक जीव होता है या मात्र जीव होता है उसे 2 या 2 से अधिक जीवों का निर्माण हो जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग खंडन या विखंडन, फिजन। ठीक है, अगर 2 हुआ तो 2 विखंडन, और 2 से अधिक हुआ तो उसको बोलते हैं बहुविखंडन। ठीक है, तो ये कब का होता है? ये जनरली अमीबा में होता है, या प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में होता है, या प्रोटोजोआ संघ के जीवों में होता है। जनरली ये क्या होता है? जब अनुकूल स्थिति रहती है ना, जब अनुकूल स्थिति रहती है तो ये द्विखंडन हो जाता है। और यदि ये प्रतिकूल उस जीवों के प्रतिकूल
जो वातावरण रहता है तब वो क्या करता है, बहुविखंडन करता है। जनरली कहां देखने को मिलता है, अमीबा या प्रोटोजोआ संघ के जीवों में। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सबसे पहले हम देखते हैं द्विविखंडन। क्या देख रहे हैं, देखो मैं बोला कि विखंडन दो प्रकार से, एक द्विविखंडन, एक द्विविखंडन, और एक हमारे पास कौन सा है, बोलो, एक हमारे पास बहुविखंडन। कौन सा है, बहुविखंडन। ठीक है, बहुविखंडन। तो द्विविखंडन में क्या होता है, द्विविखंडन में कोई भी एक जीव है, मान के चलो ये मैंने एक जीव बना लिया हूं, अमीबा। ठीक है, ये अमीबा है ना, ये टूटकर ये टूटकर समझ लो दो जीव का निर्माण कर ली, है ना। ये समझ लो ये मात्र जीव है, या बोल सकते हैं जनक जीव, या मात्र जीव बोल सकते हैं। ठीक है, मात्र जीव है, ये मात्र जीव है, और इसी से कितना जीव का निर्माण हो गया है, एक और ये दो। ठीक है, तो ये जब ये कब होता है, ये जनरली कहां होता है, प्रोटोजोआ के संघ में होता है। कहां होता है, प्रोटोजोआ संघ में, प्रोटोजोआ संघ में। ठीक है, ये आप लोगों ने अगर संघ नहीं पढ़े होंगे तो इसके बाद मैं और एक क्लास दूसरी वाली चालू डालूंगा, जिसमें संपूर्ण क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग जितना भी है। तो उस क्लास में देख लीजिएगा ये प्रोटोजोआ संघ क्या होता है, मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, कवक क्या होता है, पादप क्या होता है, जंतु क्या होता है, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोटोजोआ संघ में होता है जनरली, अमीबा में देखने को मिलता है। ये अगर इसके अनुकूल है, मतलब जैसे हम लोग, अनुकूल का मतलब होता है हमारे फेवर में, मतलब जो भी चीज हमारे अकॉर्डिंग चल रही है उसको बोलते हैं अनुकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है जहां पर हम सर्वाइव नहीं कर सकते, अधिक गर्मी लग रही है, या अधिक ठंडी लग रही है, या अधिक बरसात हो रही है, तो ये क्या होता है, हमारे लिए प्रतिकूल अवस्था होती है, या प्रतिकूल परिस्थिति होती है। तो जनरली ये प्रोटोजोआ संघ में होता है ना। अगर ये इसकी अनुकूल स्थिति है ना, अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति है, अनुकूल परिस्थिति में, तो ये क्या करता है, द्विखंडन करता है। लेकिन ये प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं है सिचुएशन, है ना, परिस्थिति में, तब क्या करता है ये, बोलो, जब प्रतिकूल परिस्थिति रहता है तभी क्या काम करता है, बहुविखंडन करता है। ठीक है, और जनरली कहां देखने को मिलता है, आपको प्रोटोजोआ में। कहां देखने को मिलता है, प्रोटोजोआ संघ में, है ना। और ये भी प्रोटोजोआ का एक एग्जांपल है जिसका नाम है अमीबा। क्या है, अमीबा। देखिएगा, अगर इसमें एक ही जीव से दो अलग अलग जीवों का निर्माण हो गया, इसको बोलेंगे द्विविखंडन। और मान के चलो मैंने एक प्लाज्मोडियम ले लिया, मान के चलो एक प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम में ये इसका केंद्रक है। ठीक है, अब इसी से देखो, है ना, इसमें पुट्टी कोशिका बन जाती है, पुट्टी कोशिका ऐसी बन जाती है। ठीक है, बन गई। या फिर बोल सकते हो कि इसमें बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसा ढेर सारे केंद्रक का निर्माण हो गया। अब ये जब फटेगा तो इससे बहुत सारे छोटे छोटे जीव का निर्माण हो जाएगा, बहुत सारे। प्लाज्मोडियम में जनरली होता है, प्लाज्मोडियम में एक प्रोटोजोआ है। तो देखिए इतने सारे जीव का निर्माण हो गया, तो एक ही जनक जीव से या एक ही मात्र कोशिका से, ये कौन सा है, प्लाज्मोडियम मान लो। ठीक है, प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, पहले केंद्रक डिवाइड होता है, एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक से बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है, बहुत सारे केंद्रक का निर्माण स्टार्ट से हो गया, है ना, स्टार्ट से बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और इसकी जो बाहरी दीवार है पुट्टी का है, ये फट जाती है, और फटने के बाद बहुत सारे प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेती है। तो देखो इसमें एक ही जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण हो गया, इसमें एक ही जीव से दो जीवों का निर्माण हो गया। तो ऐसा जनन जिसमें, या विखंडन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव से दो अलग अलग जीवों का निर्माण हो जाए, इसको द्विखंडन बोलेंगे। और ऐसा जनन जिसमें एक ही जीव से बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाए, इसको बोलेंगे बहुविखंडन। क्लियर हुआ? ये कब होता है द्विखंडन की प्रोसेस, ये अनुकूल परिस्थिति में होता है, और बहुविखंडन का होता है प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। और जनरली किस संघ के इसमें जीवों में, प्रोटोजोआ संघ के, जैसे अमीबॉइड, है ना। तो ये अमीबा क्या है, ये एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, अमीबॉइड से रिलेटेड ऐसा सब प्रोटोजोआ है। अमीबा, पैरामीशियम, इग्लिना सारे के सारे प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले द्विखंडन के बारे में दिखा देता हूं, या फिर मैं बोल देता हूं पहले विखंडन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा दिखा देता हूं, फिर द्विखंडन, फिर बहुविखंडन के बारे में। ठीक है, समझ तो आ रहा होगा आप लोगों को? चलेगा। तो विखंडन क्या होता है, विखंडन क्या होता है, जब
हर गया, इसमें लिखता हूं। जब एक ही जीव से टूटकर या अलग होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण कर लेते हैं ऐसे प्रक्रिया को या ऐसा जनन को विखंडन कहते हैं। जिसमें दो प्रकार का विखंडन होता है। पहला द्विविखंडन और दूसरा बहुविखंडन। ठीक है, चलो यहां ऐसा लिख देता हूं, इसको ऐसा लिखना बेकार है, अब उसको डेफिनेशन में डालो। अनुकूल परिस्थिति होता है, अनुकूल परिस्थिति में द्विविखंडन होता है तथा प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविखंडन होता है। ठीक है, चलेगा। और यह सामान्यतः प्रोटोजोआ संघ के जीवों में होता है। ठीक है, चलेगा, समझ आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल। विखंडन क्या होता है? जब एक ही जीव से टूटकर या अलग होकर दो या दो से अधिक जीवों का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे जनन को द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, या ऐसी प्रक्रिया को विखंडन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। और इसमें दो प्रकार से विखंडन देखने को होता है, एक प्रतिकूल अनुकूल स्थिति में या परिस्थिति में द्विखंडन होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में बहुविखंडन होता है। ठीक है, और ये जनरली प्रोटोजोआ संघ के जीवों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा वाला, क्या? द्विखंडन। तो विखंडन दो प्रकार का, तो सबसे पहले हम देखेंगे हम लोग क्या? द्विखंडन। पहला द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन मतलब बाइनरी फिशन। ठीक है, तो द्विखंडन किसमें होता है? देखो क्या होता है द्विखंडन, ऐसा देखो, जब एक ही जीवों से टूटकर
टूटकर या अलग होकर, अलग होकर दो अलग 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 जीवों का निर्माण कर लेते हैं, ऐसी जनन की विधि को द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, ऐसे जनन की विधि को क्या कहते हैं हम लोग? द्विखंडन। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कहां देखने को मिलता है जनरली? ये अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। एग्जांपल लिख लेना। उदाहरण में अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में, आदि में। ठीक है, ये लीजिएगा। तो यह है द्विखंडन। अब द्विखंडन की अलग अलग विधि है, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब एक ही जीव से टूटकर दो अलग अलग जीवों का निर्माण हो जाता है तो ऐसी विधि क्या बोलते हैं हम लोग? द्विखंडन। ठीक है, जनरली अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना में देखने को मिलता है। एग्जांपल लिखने के लिए आएगा तो। और ये अमीबा में कौन सी स्थिति में देखने को मिलता है? अनुकूल स्थिति में। ठीक है, फेवरेबल सिचुएशन में देखने को मिलता है। ठीक है, चलेगा। अब हम लोग द्विखंडन की कुछ विधियां देखते हैं। इसमें 3 प्रकार की विधियां बताया था। ठीक है, चलेगा। तो द्विखंडन की मैंने आपको 3 मेथड बताया था। चलो, तो द्विखंडन की द्विखंडन है की विधि है। तो सबसे पहले हम इसकी देखते हैं पहली विधि द्विखंडन की, बाइनरी फिशन की। सबसे पहले है इसकी सरल सरल द्विखंडन। सरल द्विखंडन या सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिंपल बाइनरी फिशन। सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, अब देखिएगा सिंपल बाइनरी फिशन में क्या होता है। ठीक है, चलेगा। तो सिंपल बाइनरी फिशन में क्या होगा? मान के चलिए ये एक अमीबा है। ठीक है, क्या है? ये एक अमीबा है। इसके एक केंद्रक है। क्या है ये? केंद्रक। और इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल रिक्तिका ही पाई जाती है। रिक्तिका है। ये क्या है इसकी? रिक्तिका। ठीक है, क्या है इसमें? रिक्तिका। कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्टर बोल सकते हैं इसको आप लोग, रिक्तिका। ठीक है, ये रिक्तिका है। ठीक है, ये जनरली इसमें पानी की मात्रा को बनाए रखता है। ठीक है, और ये इसका क्या है? ये केंद्रक। और इसके अंदर में सारे के सारे क्या रहेगा? साइटोप्लाज्म। ये सिंगल सेल है। ये कैसी सेल है? ये सिंगल सेल है ना? सिंगल सेल है। ठीक है, एक कोशिका जीव है जनरली। कैसे कोशिका जीव है? ये एक कोशिका जीव है।
लीजिए, ये इसका क्या है, ये इसका केंद्रक, ये क्या है इसका केंद्रक, ठीक है। यही मेन रहता है, ये जेनेटिकली है, इसी को जाना रहता है, इसी से दूसरी अंग का निर्माण होगा, ठीक है, चलेगा। अब क्या होगा इसमें, सबसे पहले अगर देखोगे आप, एक अमीबा हो गई, ठीक है, दूसरी अमीबा हो गई, और इसी में देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये हो गई, और यहां से एक हमारी अमीबा का निर्माण हो जाएगा, दो अलग अलग अमीबा का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। देखो बताता हूं कैसे किए, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो केंद्रक है ना, सबसे पहले क्या होगा, ये केंद्रक डिवाइड होने की सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर लगा सकते हैं ऐसा झिल्ली, ठीक है, इनकी इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, स्टेप से लगा दीजिएगा, ये है ना, ये अब अपनी विखंडन की स्थिति में आ गए हैं, ठीक है, ले लीजिएगा, ये अपनी अपनी दिशा में आ गया है, ठीक है, ये इसका रिक्तिका है, ठीक है, ये इसकी क्या है, रिक्तिका है, ठीक है। चलो, ये हमारे पास एक अमीबा है जो अपनी सिचुएशन में आ गई है कि अब यहां पर विखंडन की स्थिति बनने लग गई है। फिर इसके बाद ये जो सिचुएशन आएगी, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है ये डिवाइड होता है, जो केंद्रक है, एक केंद्रक इधर आ जाएगा ऊपर की ओर, ये इस टाइप से, और दूसरा केंद्रक इधर नीचे की साइड आ जाएगा, ठीक है, दूसरा केंद्रक नीचे की साइड आ जाएगा। यहीं पर देखोगे तो आपकी रिक्तिका इधर आ जाएगी और दूसरी रिक्तिका इधर आ जाएगी, ठीक है, चलेगा। तो पहले केंद्रक डिवाइड हुआ, अभी मान के चलो केंद्रक डिवाइड हुआ है, ठीक है, अभी क्या डिवाइड हुआ हमारे पास, केंद्रक डिवाइड हुआ है, ठीक है। चलेगा, तो इस टाइप से केंद्रक डिवाइड हो गया। अब देखिएगा इसके बाद क्या होगा, हमारी रिक्तिका भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, रिक्तिका भी डिवाइड हो जाएगी। यहां से देखेंगे तो एक केंद्र के साइड ऊपर की ओर चल जाएगा और एक केंद्र नीचे की ओर, और यही केंद्रक से ही नए जीव का निर्माण होता है, मैनुअली यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया, नीचे में एक रिक्तिका आ जाएगी, यहाँ पर भी एक रिक्तिका है, दो केंद्रक का डिवाइड हो जाएगा, बीच में से सिकोड़ने लग जाएगी, ठीक है, बीच में से सिकोड़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेप्स है। ठीक है, इस टाइप से। तो आपके पास देखिएगा सबसे पहले ये अपने विखंडन की स्थिति में आए, फिर इन्होंने अपना केंद्रक डिवाइड किया, केंद्रक डिवाइड करने के साथ साथ बीच में सिकोड़ने लग गया और दो रिक्तिका का भी डिवाइड हो गया, डिवाइडेशन हो गया। अब ऊपर में देखोगे तो बीच में से ये सिकोड़ने लग गया, तो भी सिकोड़ जाएगा, यहां से टूटे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें एक केंद्रक आ जाएगा और एक रिक्तिका आ जाएगी, ठीक है, एक केंद्रक और एक रिक्तिका आ जाएगा, और इसमें एक केंद्रक और एक रिक्तिका आ जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा
ठीक है। मेरे साथ आप लोग भी डायग्राम बनाते चलिएगा। ठीक है, इस टाइप से देखिए, इसमें दो प्रकार की, मतलब दो, एक ही जो सिंगल सेल है, ये सिंगल कोशिका है, किसकी? अमीबा की। किसकी कोशिका है ये? अमीबा की। ठीक है, ये अमीबा क्या है? एक प्रकार से प्रोटोजोआ है। क्या है ये? प्रोटोजोआ। ठीक है, इसमें जो विखंडन हुआ है वो कैसे विखंडन हुआ है? द्विखंडन। ठीक है, और द्विखंडन में कौन सा है? ये किसका एग्जांपल है? सरल विखंडन का। तो देखो, ये इसकी संतति हो गई ए और बी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सरल द्विखंडन में ऐसा विखंडन, ऐसा द्विखंडन जिसमें जीवों के अनियमित रूप से किसी भी एंगल्स, मतलब किसी भी दिशा में इसका विखंडन हो सकता है, ऐसा विखंडन को हम लोग बोलते हैं सरल विखंडन। देखो, मैं तीन प्रकार का विखंडन आपको समझाता हूं। तीन प्रकार से विखंडन मैंने एक सबसे पहले बताया था सरल द्विखंडन, दूसरा बताया था एक लॉन्गिट्यूडिनल या फिर अनुदैर्ध्य विखंडन, और एक होता है अनुप्रस्थ विखंडन। तो सरल द्विखंडन में क्या होता है? ये किसी भी, मतलब किसी भी मतलब जीवों के किसी भी दिशा से विखंडन हो सकता है, किसी भी दिशा से, है ना? तो इसको बोलते हैं सरल द्विखंडन। मतलब जीवों के किसी भी दिशा से विखंडन टूटकर एक नए जीव का निर्माण हो सकता है, इसको बोलते हैं सरल द्विखंडन। अगर यही द्विखंडन अनुदैर्ध्य होता है या लॉन्गिट्यूडिनल होता है या फिर ऐसा ऊर्ध्वाधर होता है, तो ऐसे द्विखंडन को बोलते हैं अनुदैर्ध्य द्विखंडन। और यदि वो अनुप्रस्थ होता है, ऐसे ऐसा क्षैतिज होता है, क्षैतिज द्विखंडन होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अनुप्रस्थ द्विखंडन। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सरल द्विखंडन, तो आप यहां लिख लीजिएगा, ये अमीबा का है। जल्दी यहां नीचे में दिखा देता हूं आप लोग को। अमीबा का, ठीक है, देखिए ऐसा, ऐसा द्विखंडन, द्विखंडन, ऐसा द्विखंडन जिसमें विभाजन की दिशा, विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है। क्या लिखा है? ऐसा द्विखंडन जिसमें विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, ऐसा द्विखंडन जिसमें विभाजन की दिशा अनिश्चित होती है या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, मतलब सरल द्विखंडन किसे कहेंगे? यहां लिख दो, सरल द्विखंडन। तो सरल द्विखंडन किसे कहते हैं? तो आप बोलोगे कि ऐसा द्विखंडन जिसमें विभाजन की दिशा निश्चित नहीं होती है, मतलब वो किसी भी दिशा में अपना विभाजन कर सकता है, चाहे वो ऊर्ध्वाधर करे, चाहे वो ऊर्ध्वाधर करे, चाहे वो क्षैतिज करे, या किसी भी दिशा में कर सकता है वो। ठीक है, ये जनरली किसमें देखने को मिलता है आपको? अमीबा में। ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? ये अमीबा में। एग्जांपल याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, और दूसरी चीज कि आप लोग को भी थोड़ा लिखने में लगता है समय लगेगा थोड़ा सा, अपना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लेट हो रहा है तो थोड़ी स्पीड भी बढ़ा सकते हो आप लोग, लेकिन मेरे साथ साथ आप करते चलिएगा, आपका चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट यदि मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो जरूर हमारी कोचिंग में आइएगा। हमारी ऑफलाइन क्लासेस, हमारी बिजनेस कोचिंग क्लासेस बालाघाट है, देखिए हमारी मोती चौक बालाघाट में हमारी क्लासेस लग रही है। अगर जिस किसी भी स्टूडेंट को यदि क्लास ज्वाइन करना है तो आप मोती चौक बालाघाट तुम्हारा पिपलियार बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में आकर मुझसे मिल सकते हैं, और आप ऑफलाइन क्लास को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं विद नोट्स के साथ। आप देख लीजिएगा, कंटेंट देखिए, कंटेंट की क्वालिटी देखिए, आपको जो चीजें हैं ये ऐसी ही प्रोवाइड होगी, ऐसा लिखा होगा, ऐसा डायग्राम के साथ
और आपकी नीट पीएनएसटी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आज हम इस सरल विखंडन द्विखंडन के बारे तक ही रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी का द्विखंडन का दूसरी विधि, एक पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य, एक पढ़ेंगे अनुप्रस्थ, और उसके बाद मुकुलन, उसके बाद बीजाणुजनन, उसके बाद तुम्हारा कली का निर्माण, उसके बाद तुम्हारा क्या बच जाता है, पुंडरोद्भवन, है ना, और एक मुकुलन। इन सारी विधियों के बारे में हम वन बाय वन और आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।